बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सोहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज एक और मुकाबला हुआ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से बआसानी इस मैच को जीतकर ना सिर्फ अपना सेमीफाइनल में जो है वो नंबर पक्का कर लिया है भारत के साथ। अब भारत और न्यूजीलैंड जो है वो ग्रुप ए में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, और साथ ही साथ सफर भी इख्तिताम पजीर हुआ है कौमी टीम का। बड़ी लोगों की ख्वाहिशात थी कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर न्यूजीलैंड इंडिया से हार जाए। न्यूजीलैंड ने जीत कर उन्होंने कहा आपके ये वो और आगे पीछे सब फारिग कर दिया, और इस तरह अब 2 टीमें तो हो गई हैं पक्की, अब 2 टीमें और बाकी हैं जो ग्रुप ई में से आनी है। तो 2 मैचेस के बाद वो भी फैसला ऐन मुमकिन है कि 1-2 रोज में हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी टीम की जो सूरत हाल अभी तक तमाम सतह पर, तमाम जगहों पर यही गुफ्तगू चल रही है कि पाकिस्तान टीम ने किया क्या, कैसे किया, क्यों किया। ये सारे सवालात हैं जो हो रहे हैं। इन सारी बातों के ऊपर हमने तफसीली जायजा भी लेना है और गुफ्तगू भी करनी है और तज्जिया भी लेना है। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज राना साहब, जो कि इंतहाई सीनियर मोतबर नाम स्पोर्ट्स की दुनिया का। लेकिन जाते जाते मैंने आज इनसे पूछा था कौन जीतेगा, तो इन्होंने कहा बांग्लादेश। मैंने कहा मैंने आपको तोते को छोड़ना नहीं है अगर बांग्लादेश ना जीता। तो शाहनवाज राना साहब खुश आमदीद। खुश आमदीद जनाब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। वो जो तोते वाली बात है ना, या बांग्लादेश को मैंने जिता दिया था दोपहर को, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को ना एक ढारस दी थी मैंने। हाँ, कि यार वो थोड़ा सा ना अपने हवास पर काबू रखें। आप भी परेशान थे, मैंने कहा मेरी ये बात सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा वक्त जो है वो अच्छा गुजर जाएगा। वरना तो ये तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ था कि ये तो नामुमकिनात में से एक ख्वाहिश थी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जनाब ये तो ख्वाहिश हमारी जो है वो पूरी होती नजर आ रही है। ये तो सारा कुछ ऐसे ही था और जो हुआ है, और मेरा ख्याल है कि होना भी ऐसे ही चाहिए था कि यार आप सिफारिश के ऊपर जब किसी एक जिसको कहना चाहिए कि बासलाहियत बंदे की जगह घेर लेते हैं ना, तो फिर ये सबसे बड़ा जुल्म होता है और ये सबसे बड़ी नाइंसाफी होती है उसके साथ। तो अगर हम सिर्फ दुआओं से या किसी ऐसे इधर से उधर से, नीचे से पीछे से उधर से ये कर आके जो है वो आ जाते सेमीफाइनल की दौड़ में, तो मेरा ख्याल है कि किसी एक अच्छी क्रिकेट टीम का जो था ना वो हम नुकसान करते, जो नहीं हुआ। लेकिन वो सुबह ना कह रहे थे, चौधरी इरफान जहीर कह रहे थे कि ये क्राइम है। नहीं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया था। अगर पाकिस्तान जीतता है तो ये क्राइम होगा, और ये बहुत बड़ा क्राइम होगा। मुच्चा साहब ने भी ये कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा सोचता है, हाँ, तो मुझे उसके सोचने पे हैरानी है कि ये ऐसा क्यों सोचता है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा सोचना नहीं चाहिए, उन्होंने कहा क्राइम है। क्राइम है। तो हमने तो वैसे परसों ही कह दिया था, हाँ, पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले, कि भाई पाकिस्तान अगर इस टीम के साथ जीतेगा तो फिर अल्लाह। अब देखे ना दूसरे लोग कैसी शानदार तैयारी कर आए हैं अपना। इमरान, आज जब मैं मैच देख रहा था तो मैं जो रविंद्रा है उनकी बैटिंग देख रहा था, है कि यार वो बंदा जख्मी होकर एक मैच से बाहर हो गया वो, लेकिन जब उसका कमबैक हुआ है तो फिर कितना शानदार हुआ है। लेकिन दुनिया के प्लेयर जो होते हैं ना, वो जब बाद में आते हैं ना कमबैक सेंचुरी से करते हैं, 5 आउट से। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे लोग कमबैक करते हैं तो कहते हैं को 100 गेंद डॉट कर लो। हाँ, वही कल आप देख लीजिए कि 171 गेंदें डॉट के लिए। बिल्कुल। हाँ, हमारी गुफ्तगू जारी है। तो हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की साबिक क्रिकेटर, कमेंटेटर और उस वक्त की अच्छी ऑलराउंडर मरीना इकबाल साहिबा, नायब कप्तान भी। बिल्कुल, नायब कप्तान भी पाकिस्तान की रही, और वुमेन कॉलेज बराए खवातीन कैंट से इन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज किया। तो मैं खुश आमदेद कहूंगा मरीना इकबाल आपको। शुक्रिया जी शाहनवाज भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं इमरान सोहेल बात कर रहा हूँ, शाहनवाज भाई मेरे साथ। लेकिन वो क्योंकि मरीना को मुझे याद है कि जब मैं कोचिंग करता था वुमेन कॉलेज सन्नाबाद में, तो तब ये मरीना ना मरीना की बड़ी बात जो है ना वो ये है कि एक तो ये बड़ी बहादुर बच्ची है,
और दूसरा ये कि ये मुकम्मल तौर के ऊपर ना एक पैकेज लगता था पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम में, जो एक खिलाड़ी का होना हमारी चाहिए। वुमेन टीम को भी सियासत कर हाँ हाँ, और फिर जब वो कमेंट्री की तरफ भी आई हैं तो उसमें भी उन्होंने अपना सिक्का जो था वो जमा दिया। बहुत शुक्रिया मरीना, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। इमरान आपसे अब कोई सवाल करेंगे, जरा उसका तो जवाब दीजिए। मरीना, ये बताइएगा, आप पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, चले भारत के मैच को तो हम एक साइड पे कर लेते हैं ना, किस तरह देखती हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंची है सारी सिचुएशन? देखिए इमरान भाई, यहाँ पे आप किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते। पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब आप किसी बड़े इवेंट की तैयारी करते हैं तो अगर आपने बड़ी टीम्स को देखा होगा तो वो साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से आपके प्लेयर्स हैं। मेरा ख्याल है कि जिसको भी थोड़ी सी भी क्रिकेट की सेंस होगी ना, उसने जब भी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड और सिलेक्शन देखी होगी ना, उनको आइडिया हो गया होगा कि इट्स अप फॉर डिजास्टर। क्योंकि अगर ओपनली हम देखें, ज्यादा डिटेल में ना जाएं, तो हमारे पास जेन्युइन ओपनर्स की कमी थी, उसके बाद हमारे पास स्पिनर्स की कमी थी, और फिर हम बात कर रहे हैं कि आप अपने होम में ये टूर्नामेंट आप खेल रहे हो। आपकी टीम की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ हर किसी को पता होती हैं, लेकिन आप होम एडवांटेज तब लेते हो जब आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो। तो ओवरऑल अगर हम पिछले साल से ही पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस उठा के देखें, वो प्लेयर्स जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया गया, जिनको एक टाइम पे लग रहा था कि हाँ जी ये हमारे सिस्टम में, हमारे सर्कल में, हमारे स्क्वाड में अब कंसिस्टेंटली आ जाएंगे, इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो टोटली ऑपोजिट था। और जहां तक ये रीजन दिया गया कि एक्सपीरियंस चाहिए, नो डाउट एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस वो वाला जो रिसेंट टाइम्स में इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर हैंडल कर रहा हो। मॉडर्न कोई भी एक्सपीरियंस, बिल्कुल कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 4-5 माह से नहीं खेल रहा, आप उसको उठा के इतने बड़े टूर्नामेंट में डाल देंगे तो उससे भी नहीं परफॉर्म होगा। आई थिंक माइंडसेट, विजन, प्रिपरेशन, टैक्टिक्स, सब कुछ ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, अब वो आपने सीनियर्स की बात की कि सीनियर्स भी इस तरह के होने चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट वाले, तो बाबर आजम ने तो बहुत अरसा का मतलब कि 3-4 साल से टॉप रहे, हुक्मरानी की 2-3 साल तो मुसलसल एक नंबर पर रहे। तो अगर इस तरह के क्रिकेटर्स का डिक्लाइन आ जाए और ऐसे लगे कि इनकी क्रिकेट खत्म हो गई है, तो क्रिकेटर्स को खुद फैसला कर लेना चाहिए या इनको लाने वालों को फैसला करना पड़ेगा? देखिए इसमें दो चीजें हैं। बाबर आजम की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आप भी काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बाबर आजम हमेशा से ऐसे ही खेलते आए हैं। उनका जो एक टेम्पलेट है, स्पेशली अगर आप ओडीआई की बात करें, उनका ऐसे ही रहा है। वो रन करते रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उनपे सवाल नहीं हुआ। अब क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है तो बहुत ज्यादा लोगों को वो चीज पिंच कर रही है, बट अगर आप पिछली इनिंग्स जितनी भी उन्होंने खेली है या जितने भी रन किए हैं, आप अगर उठा के देख लें तो वो पैटर्न यही रहा है। सिर्फ फर्क ये था कि वो तब स्कोर कर रहे थे, 50 या 100 कर जाते थे या 70 कर जाते थे, कप्तान भी थे, तो इसलिए लोगों ने ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया। बट अब जो फर्क आया है वो सिर्फ फॉर्म में आया है। आपको लगता है कि मार्क कर लिया गया है? देखिए कभी कभी जो फॉरेनर टीमें होती हैं वो प्लेयर को मार्क करने में टाइम लेती हैं, थोड़ा लाइट ले जाती हैं हर प्लेयर को। तो बाबर आजम के केस में भी ऐसे ही हुआ, लोगों ने चेक कर लिया कि ऑन साइड पे भाई पक्का है, इसको ऑन साइड पे ब्लॉक करो और इसको बॉल करो, एक आधा बॉल बाहर करो, या तो वो थर्ड मैन और स्लिप में कैच देते हैं, वरना उनकी पक्की जो विकेट है वो मिड विकेट है या लेग बिफोर है। देखिए एज अ प्रोफेशनल मैंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट तकरीबन 10-12 साल खेली है। आप जब लॉन्ग टाइम के लिए एक टीम का हिस्सा होते हैं, डेफिनेटली अगली टीम आप पे होमवर्क करती है। उस टाइम पे एज अ प्रोफेशनल प्लेयर वो क्या करता है, वो अपने स्किल को बेहतर करता है। वो कहता है अगर मेरी एक जगह की वीकनेस है और टीम एक जगह मुझे फंसा रही है, तो मैं और क्या शॉट्स डेवलप कर सकता हूँ या मैं अपनी गेम में क्या चेंजेस कर सकता हूँ। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, आप जितने मर्जी बड़े उठा लें, आप केन विलियमसन को देख लें, उनकी गेम इनिशियली क्या थी और अब क्या है। विद टाइम उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट किया है, उन्होंने अपने स्किल सेट में इजाफा किया। अच्छा मरीना, ये बताइएगा कि जब 2013 का वर्ल्ड कप हुआ है T20, पाकिस्तान बड़ी छोटी छोटी सी अमेरिका जैसी टीमों से हार गया और बड़ा बुरा हाल रहा है 2023 के अंदर हमारा। तो बोर्ड ने ये ऐलान फरमाया था और ये कहा था कि अब हम एक बहुत बड़ी सर्जरी जो है वो करने लगे हैं
और बहुत बड़ा ऑपरेशन होने लगा है और हम उस जख्म को निकाल पार फेंकेंगे क्रिकेट के वजूद से कि जो इसको कमजोर करने का बाइस बन रहा है। अगर ये सर्जरी, ये ऑपरेशन हो जाता तो आप समझती हैं कि आज टीम का जो हाल है वो ना होता? देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरा इस स्टेटमेंट पे ये बनता है कि सर्जरी आप स्किन के ऊपर कर रहे हैं या इंटरनल जो इश्यू है आप वहां पे सर्जरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ पाकिस्तान टीम या टॉप 25 या 30 प्लेयर्स की सर्जरी कर रहे हैं तो वो क्विक फिक्सेस हैं। आपका सबसे बड़ा इशू शुरू ही ग्रास रूट पे होता है, आपके डोमेस्टिक पे होता है। वहां जब तक आप एक प्रॉपर पाथवे, एक क्वालिटी क्रिकेट, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान टीम में अकाउंटेबिलिटी नहीं आ सकती। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है। जी 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 बोलिए बोलिए। बात यही आ जाती है कि एक तरफ आप देखते हैं कि आप ये कहते हो कि जी हम डोमेस्टिक को वैल्यू देते हैं, हमारे जो टॉप परफॉर्मेंस उनको वैल्यू देते हैं, बट जब बात आती है टूर्नामेंट्स की, टूर्स की सिलेक्शन की, तो वही टॉप परफॉर्मेंस जो है आप उनको इग्नोर कर देते हो, या इवन जो बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म कर रहे होते हैं आप बड़े टूर्नामेंट्स में, उनको भी इग्नोर कर देते हो। तो ये एक कनंड्रम है कि आप एक साइड पे कुछ कह रहे हैं और एक साइड पे आप जो एक्शंस है वो आपके टोटली डिफरेंट है वर्ड पे। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप चूंकि हमारी कौमी क्रिकेटर रही हैं और सारी चीजों को बखूबी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, सूरत हाल अब ऐसी है कि क्या बहुत सारे खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी खत्म करने चाहिए, उनको लीग से भी रोका जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, और जब तक वो उसमें परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक वो कौमी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे? क्या वक्त की ये जरूरत है? वक्त की जरूरत बहुत पहले से है। देखिए, आपको एज अ बोर्ड प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हमारा बोर्ड, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के फाइनेंशियल स्टेटस से कंपेयर करें या इवन इंडिया के, तो उस तरह नहीं है। बट बात ये आ जाती है कि बाय द एंड ऑफ द डे प्लेयर की प्रायोरिटी क्या है। अगर लीग्स है तो आप उसको अपने सेटअप से हटा दें। अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है तो आई थिंक अभी एक और भी बहुत बड़ा इशू आता है कि हम वीकनेस और स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, बट ये प्लेयर्स कब और कहाँ कैंप्स करते हैं या कहाँ स्किल वर्क करते हैं, तो ऑल ईयर राउंड लीग्स खेल रहे होते हैं। तो या तो ये लेथार्जिक होते हैं, ड्रेन्ड आउट होते हैं, या इनको टाइम नहीं मिलता अपनी वीकनेसेस पे काम करने का। तो ये आपको स्टर्न एक्शन लेना पड़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां आप इनको एक तरह से रिवॉर्ड्स देते हैं, आपको फाइन्स भी लगाने पड़ेंगे, आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। देखिए मरीना, एक चीज और है कि हम जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं प्लेयर्स को, तो चलो एक साइड पे कर देना, उन्हें सेलेक्ट करना किसने है। हम एक वक्त में 6-6, 7-7 सेलेक्टर्स लगा देते हैं। ऑब्वियसली हर अगर सेलेक्टर 2 लोगों को अपनी नजर में रखता है तो उसके 2 फेवरेट्स तो होंगे। लाइकिंग और डिसलाइकिंग मेरा ख्याल है कि हमारा बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने फर्स्ट क्लास से प्लेयर लेके आने हैं तो फर्स्ट क्लास का सेटअप कौन बना रहा है और कब तक बना रहा है और कब तक वो सीट में है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्या करेगा और कौन होना चाहिए और कितनी देर के लिए होना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास से ही आपका जो स्टफ है वो इस तरह का आएगा तो फिर आपको लगता है कि जब आप खिलाएंगे ही उनको, जो आपने इससे पहले बात की, तो फिर उसी तरह के अच्छे आएंगे और फिर वो बुरे में से अच्छा जब खेलेगा तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कम्पीट नहीं कर सकता। देखिए, मैं खुद भी सिलेक्शन कमेटी में रही हूँ और वुमेन्स का हम लोग कोशिश हमारी ये होती थी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम रीजनल कोचेस को या अंडर 19 टूर्नामेंट्स में वो टेम्पलेट उनको दें कि हमें इंटरनेशनल में ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो स्किल सेट है, चाहे वो बैटिंग में आपका टेम्परामेंट है, चाहे फील्डिंग है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ये टेम्पलेट आपका ऊपर से नीचे जाता है। फिर आप नीचे के जो परफॉर्मर्स हैं, जो परफॉर्म करते हैं, जो आपका पूरा सेटअप होता है, आप उन्हें अकाउंटेबल करते हो। बट बात वही आ जाती है कि हम कुछ प्लेयर्स को तो पकड़ लेते हैं कि जी इनका स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा है, इनकी फिटनेस नहीं अच्छी, लेकिन कुछ प्लेयर्स को साथ ही जाने देते हैं। लेकिन स्ट्राइक आपको एक टर्न जी, लेकिन ये जो सिलेक्टर्स हैं इनको लाने के क्राइटेरिया, जो मेरा स्टार्ट का सवाल था कि उनको लाने का क्राइटेरिया क्या है? 6-6, 7-7 सिलेक्टर्स भी होते हैं क्या दुनिया में कहीं? देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे तो जितने लोग होंगे वहां पे, वो कहते हैं ना सो मेनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रॉथ, तो वो चीज तो आ जाती है, आपके डिफरेंट ओपिनियंस आ जाते हैं। और नो डाउट अगर आप रिसेंटली सर्किट से गए हो तो आपके फेवरेट्स कुछ प्लेयर्स होते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी साइड पे लीन जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आपके सिलेक्टर्स के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी प्लेयर को आप पिक भी कर रहे हैं तो आप रीजन दें, उसकी परफॉर्मेंस भी दें और उसको आप किस रोल में देख रहे हैं वो भी दें। हमारे इशू ये है कि हमारे रोल आइडेंटिफाई नहीं होते, एकदम कभी किसी को ओपन करा रहे हैं, किसी को मिडिल ऑर्डर दे रहे हैं। और वही बात है कि ये सारी चीजें आप डोमेस्टिक में लाएं। डोमेस्टिक में भी हमें देखने को मिला है
कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स या छठे सातवें के नंबर के भी पीएसएल में जाके नंबर 3 पे खेल रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, Exactly. वो आप कैसे एक रोल को डिफाइन करेंगे? बहुत शुक्रिया मरीना, आपके कीमती वक्त का। मरीना इकबाल हमारे साथ मौजूद थी और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आज का जो मैच हुआ उस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। हमारी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। राणा साहब, ऋषचंद्र रविंद्रा 115 रन किए। हम पहले भी बात कर रहे थे, लोगों के कमबैक होते हैं सेंचुरीज के साथ, 5 आउट के साथ। ऋषचंद्र रविंद्रा ने कैसे कैसे संभाल के रखा हुआ था न्यूजीलैंड ने। इवन पाकिस्तान के मैच में भी नहीं खिलाया जब पाकिस्तान नहीं, के वो उस मैच में तो खैर वो जख्मी, लोगों को अपने प्लेयर्स की कदर है और वो इस तरह संभालते हैं। असल में इमरान, बात यह है कि उन लोगों को ना फिक्र नहीं होती जो अपने प्लेयर्स के ना मुतबादिल अपने साथ लेकर आए होते हैं। उन्हें पता होता है कि इस बंदे के साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो गया और ये कोई अनफिट हो गया या कोई बीमार हो गया, तो इसका जो है ना नैमुल बदल वो जो है वो क्या होगा। और आपने देखा भी कि जब रविंद्र ने नहीं खेला तो एक और ने सेंचुरी कर दी थी, ठीक है या नहीं। और आज आप वो देख लीजिए कि जब उसका कमबैक हुआ है तो उसने किस तरह से टीम को, हालांकि आगाज में अपना क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और महसूस यूं होता था कि जैसे कि ये मैच जो है ना ये खासा फंस जाएगा और खासा दिलचस्प हो जाएगा। लोगों को ये लगा कि वो जब आप विलियमसन जैसा खिलाड़ी जो है वो जल्द आउट होकर चला जाए पवेलियन में तो फिर कहानी किसी और तरफ चली जाती है। लेकिन आपने देखा कि वो किसी लम्हे पैनिक नहीं हुए, जो सबसे बड़ी बात है ना, उनके हाथ पैर नहीं फूले, बल्कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर गेम को अपने हाथों में लेकर खेलते रहे। जिस तरह उनका मूड हुआ उस तरह उन्होंने उसको रिटर्न किया। तो ये अच्छी टीम की निशानी होती है। लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, उसमें रन्स देखिए कैसे आते हैं। आपने जैसे कहा कि 3 इब्तदाई जल्दी आउट हो गए, सिर्फ अगर कॉनवे की बात करें तो उन्होंने 30 किया। उसके बाद ऋषचंद्र रविंद्रा आते हैं चौथे नंबर के ऊपर, चौथे नंबर पर आकर वो 112 करते हैं। टॉम लैथम आते हैं, टॉम लैथम आकर 55 करते हैं। उनके साथ एक लंबी पार्टनरशिप करते हैं और वो पार्टनरशिप काफी 100 से ऊपर की पार्टनरशिप जाती है। फिर उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स ऐसे बंदे हैं जिनको जहां भेज दो वहां रन करते और आउट भी नहीं होते। सो अगर ओवरऑल, ये तो उनकी बैटिंग की बात करें। अच्छा, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। आज अगर बांग्लादेश को आउट करने में देखें, ब्रैकवेल जो है वो मेन, मुझे लगता है जो मेन ट्रम्प कार्ड है ना न्यूजीलैंड की टीम का, वो ब्रैकवेल है। उसके बाद वो जो विलो है, वो लंबा फास्ट बॉलर, राइट आर्म, कमाल बॉलर है और कमाल क्रिकेटर है। देखिए उसकी एज कम है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर होता जिसकी एज कम होती, जो पीछे भी मारता, थोड़ा बाउंसर करता, थोड़ा लंबा खिलाता, हमारे लोग तो आते को पीछे क्यों नहीं करते? राणा साहब आपको पता है एज ज्यादा हो गई है, अब वो जान नहीं ना, बॉडी नहीं लगती, बाजू सीधा नहीं रहता, कमर सीधी नहीं जाती, बॉडी नहीं। वैसे भी ये पीछे वो मारते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, ठीक है ना। जब आप पीछे भी मार दें और आपकी स्पीड भी ना हो तो फिर आपको मिड विकेट ही लगती है फिर, और बड़ी जोरदार लगती है, ठीक है या नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम हमारा चल रहा है कि वो जो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जो हमारे बड़े सुपरस्टार। अब आप उसको देख लीजिए ना, शाहीन शाह आफरीदी साहब को, कि वो अगर शुरू के अंदर 40 तक गेंद कर लेते हैं तो आने वाले जिस तरह वो उनके ओवर का वो जो है तनासुब बढ़ता जाता है, उनकी स्पीड भी नीचे आना शुरू हो जाती है। मैं साहब आपको जरा रोक रहा हूँ, आपकी बात में से मुझे एक सवाल याद आ गया जी। आपको पता है 1-2 चैनल ऐसे हैं जो कि हर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता उस चैनल का, जहां पर जाकर आफरीदीज के बारे में बात करना सख्त गुनाह है। नहीं, ये तो सारों में है, जिन्होंने अपने वो बनाए हुए ना, जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स बनाए हुए हैं, वहां आप उन खिलाड़ियों के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरी जानब आप देखें कि एक ऐसा चैनल है जो मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब समझा जाता है, वहां पर जो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब के को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं, वहाब रियाज साहब को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि हर किसी को नौकरी की तलाश है। नहीं, अब तो एक कैंपेन जो है ना ये 2-3 दिन से चल पड़ी है, जब से ये हुआ है कि जी, मैं अपना जुमला पूरा कर लूं फिर आप अपने मेहमान को लीजिएगा, कि जब से ये सारी सूरत हाल हुई है, गंभीर बनी है, पाकिस्तान की बेइंतहा
जिसको कहते हैं शर्मनाक किस्म की वो परफॉर्मेंस है। उसके बाद अब एक ग्रुप उठा है कि जो चेयरमैन को बचाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब का क्या कसूर है जी, वो तो बिल्कुल मासूम थे। जो टीम जो थी वो जो सिलेक्टर्स ने और कप्तान ने बना के देती, जाहिर है कि उन्होंने उन्हीं को खिलाना था, तो उनका तो बेचारों का कोई कसूर ही नहीं है। हालांकि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कसूर उनका भी जरूर है। उन्हें सब कुछ मालूम था कि अंदर खाते हो क्या रहा है। थोड़ा सा जी चले, अगर आप कहते हैं थोड़ा सा तो मान लेते हैं, हम अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लें मुजाहिद जमशेद साहब, जो कि साबिक क्रिकेटर भी हैं, साबिक सेलेक्टर भी हैं और कोचिंग का खासा तजुर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुजाहिद भाई, ये समझ नहीं आ रही मुझे कि अब मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर कुछ लोग चेयरमैन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ जो है अपने फेवरेट खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो फिर खिलाते रहे इसी तरह की टीम, 2-4 ही तब्दीलियां करें, जरूरत नहीं है ज्यादा तब्दीली भी क्यों करें भाई? तब्दीली करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ यार एक चीज तय है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब पे, क्योंकि जब आप क्रिकेट की सूझबूझ नहीं रखते तो फिर आप इतने जंप मार के आगे क्यों होते? अगर आप मैनेजमेंट के स्किल रखते हैं तो आप उसी डोमेन में रहे ना। एक तो ये एतराज है। दूसरा ये है कि आप जब क्रिकेट की सूझबूझ नहीं रखते तो आप जो आपके इर्द नामवर खिलाड़ी होते हैं, जिस तरह आकिब के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया था कि 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद पता नहीं आपने क्या मार्का मार लिए। देखें सबसे अच्छा, वो जो 2 टेस्ट मैच जीते वही आपके गले पड़े बेसिकली। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें कोई अच्छी बात करेगा, कोई मोहसिन नकवी साहब के बारे में बुरी बात करेगा कि उन्होंने की टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया बिफोर टाइम, इस पे 6 महीने पहले काम स्टार्ट कर देना चाहिए था। ये सारे गॉसिप्स होंगे और उनको इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। कौन कहता है कि जी ग्राउंड में जाके आप प्लेयर से मिलें? दूसरी बड़ी ऑस्ट्रेलिया का तो कोई चेयरमैन नहीं आता, न्यूजीलैंड का तो कोई चेयरमैन नहीं आता। बेहतरीन बात की आपने, बेहतरीन बात की आपने। क्या है, उसको मानना चाहिए। देखिए हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं और आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि आपके जाने से प्लेयर्स पे प्रेशर भी आता है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बेंड होती है। कहता है कि आई रादर देन डाई रादर देन आई बेंड ऑन माई नी। तो ये आप प्लेयर्स को उनकी नीज पे बेंड करते हैं। जब आप ग्राउंड में जाके अपनी अपीयरेंस देते हैं तो आप, मैंने देखा 2-3 प्लेयर झुक के सलाम कर रहे थे। एग्जैक्टली चीजों से निकलना चाहिए, इससे आगे सोचना और कुछ चाहिए। प्लेयरों को हौसला मिलता है, मेरे नाल तो चेयरमैन खड़ा, जाओ जिन्हें जो करना कर लो। ये रियलिटी है और वो बड़ी स्क्रीन पे देख के खुश होते हैं जी, देखे मेरा हाथ मिला रहा। आपने देखा अम्मी जान, मेरे भाई आज देखा भाई आपका चेयरमैन के साथ खड़ा था। यार नहीं यार, आप क्रिकेटर हो, आपको एक रोल दिया जाता है, उस जॉब में रहो, 5 to 9 वाला काम किया करो, तो 9 से 5 वाला कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। और जिस तरह मैंने बाबर को भी देखा है, सॉरी टू से बाबर, कि आप कहते हो ना जी डाटा बहुत है, तो मैं कहता हूँ इंडिया ने फेंटा बहुत है। तो ये जो है ना कि 2-2 हाथों से पैसे फटाफट कमा के अपनी जो अक्सर ओरिजिनल चीज है उससे दूर हो जाना और कमर्शियल पे ज्यादा फोकस करना। भाई आप कमर्शियल करो, लेकिन आप आमिर खान की तरह डिजाइन कर लो कि यार मैंने साल में 1 कमर्शियल करना है। राइट। अच्छा एक बात बताइए मुजाहिद, के क्या अब भी कोई सर्जरी होती देख रहे हैं आप, या ये मर्ज यूं का तू ही रहेगा? देखिए हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं अगर ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब आए और उन लोगों को लेके आए जो क्रिकेट की असर समझते हैं। उनको मैं सिचुएशन जैसे वसीम अकरम है, जिस तरह के लोग, शुएब अख्तर है, जो तगड़ा होना सिखाएंगे, खड़ा होना सिखाएंगे, लेकिन वो आएंगे ही नहीं ना। देखिए आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। अभी मैं एक प्रोग्राम से उठ के आ रहा हूँ, आप यकीन करें जिस तरह के अवाम की ओपिनियन थी, इतने सच बोल रहे थे कि आप वजीर दाखिला है, आपका क्या काम है क्रिकेट के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा एज ए क्रिकेटर, ये अवाम कह रही है, ये अवाम के दिल की आवाज है कि भाई आपकी जो डोमेन है, आप 2-3 काम कैसे कर सकते हैं। आप वो ऑक्टोपस तो हो नहीं,
कि जो जहाँ पे आप जनाब हर जगह पे टांगे फुला के हर जगह पे एक ही स्ट्रेंथ पे काम कर लोगे, ऐसा नहीं होता। ये भी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है कि जो साबिक क्रिकेटर्स हमारे हैं वो उनको पैसा ज्यादा अजीज है। मुल्क ने तो उनको बहुत कुछ दिया। अगर वो मुल्क के लिए उन्होंने खेला तो मुल्क के लोगों ने बहुत इज्जत दी। आपने क्रिकेट खेली, आपने सर्व किया, आपको उससे ज्यादा रिगार्ड मिला, उससे ज्यादा पैसा मिला, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने मुजाहिद भाई यहाँ पे ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ रहना आपने कॉल के ऊपर। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब और मुजाहिद जमशेद साहब। मुजाहिद भाई, आप अपनी गुफ्तगू को जरा कंटिन्यू कीजिए। आप बता रहे थे कि किस तरह से प्लेयरों से जान छुड़ानी है। देखें, एक बात है इमरान, मेरी ये बात कि ये प्लेस जो है ये किचन में गिरी हुई प्लेट नहीं है कि आपको उसी वक्त रिप्लेसमेंट मिल जाए। ये साल डेवलप करने में लगते हैं। आप एक तो चेंज जरूर सोचनी चाहिए कि जो पैराशूटर्स हैं, जिस तरह फहीम अशरफ आया, इस तरह के प्लेयर जब आएंगे परफॉर्मेंस किए बगैर, तो ऐसे प्लेयरों को फिर पनिशमेंट भी वैसे ही देनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि चोर दरवाजे से आने से कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये नजर आना चाहिए। और जिस तरह आकिब ने जिद में स्पिन एक्स्ट्रा लेके आया, उसके बाद जिस तरह की टीम सिलेक्शन थी, टीम का कॉम्बिनेशन था, जिस तरह कराची के अंदर आपने रफ पिच पे टॉस जीत के खुद दूसरी टीम को बैटिंग दे दी, वो सारी गलतियां थी जो आकिब को और कप्तान को अवाम के सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, माफी मांगनी चाहिए। कप्तान ने तो कह दिया कि जी हार जीत होती है जी, मैं मतलब ये मेरे तरफ से कोई ये मैटर नहीं करता। यार आप मतलब टूर्नामेंट से आप होस्ट हैं और आप ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए और आप कह रहे हैं कि जी मैं तो इस शिकस्त के ऊपर कोई मतलब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लें इनकी सोचों का कि आपके मुल्क में 29 साल बाद एक मेगा इवेंट आया और आप उसको 4 दिन नहीं संभाल सके। 19 को शुरू हुआ 23 को खत्म हो गया। वाह, डूब गई आपकी नैया, बिल्कुल डूब गई, आपका सिस्टम डूब गया। आपने सारी ध्यान तवज्जो वो जी आप मेजबान है, मेजबानी में जनाब ये हो गया वो हो गया, आपने टीम बिल्ड तो की नहीं। शायद आपको याद हो, मैं कह रहा था कि आपकी रेपुटेशन के लिए आप फ्यूचर प्लान में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, आपकी बिल्डिंग को अपग्रेड होना चाहिए, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आप इस दौरान अपनी टीम को भूल गए यार। इस चीज का तो हमें बहुत अफसोस है। अच्छा, अब मुझे मेरी अगर जाती राय पूछे राना साहब, आपको भी मैं बताऊं कि मैं ये समझता हूं कि शायद हमें अगर टीम को ठीक करना है तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना। जो हमने ब्यूरोक्रेसी अपने क्रिकेट बोर्ड में बड़ी मजबूत किस्म के लोगों को बिठा दिया लाकर, और ये इस तरह नहीं करते हम कि किसी साबिक क्रिकेटर को उसकी जो जगह बनती है वहां दे। मैं मानता हूं कि साबका दौर में हमने हारून रशीद साहब को बहुत ज्यादा जो है वो जगह दी, बहुत सारे लोगों को जगह दी, लेकिन अब उन क्रिकेटर्स को आना चाहिए जो टीवी पे बैठ के तो बोलते हैं, जरा आके काम भी करके दिखाएं। बड़ी क्यों राणा साहब, बड़ी जबरदस्त इसने सवाल किया है इमरान ने। देखिए, आपको मौका देना चाहिए ऐसे लोगों को जो नेचर ऑफ एडवांस क्रिकेट को समझते हो और पढ़े लिखे भी हो, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ऑनेस्टी के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल करे कि जी अगर मैं डिलीवर नहीं कर सका तो मेरे पास 6 महीने या साल है, आई विल शो माय वर्थ कि मैं मॉडर्न क्रिकेट जो साइंटिफिक मेथड है उसको बहुत अच्छे से समझता हूं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम फिलिप्स की यहाँ पे बात करें, वो टोटली एक मेथड साइंटिफिक इनिंग्स थी जो उसने 73 बॉल पे जो 100 किया था, जिस तरह उसने बॉक्स का इस्तेमाल किया, जिस तरह उसने ग्रेविटी का इस्तेमाल किया, जिस तरह उसने अपनी जो बैलेंस है उसका इस्तेमाल किया, ये सारी रिलेट करती है मॉडर्न साइंटिफिक एडवांस क्रिकेट को। अगर आप उस चीज को अचीव करना चाहते हैं तो आपको उस तरह के
लोग लेके आगे लेकिन पड़े हुए हैं। लेकिन लेकिन मुजाहिद भाई आप माजरत के साथ, जब भी कोई ऐसा क्रिकेटर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसका सबसे पहला जुमला पता क्या होता है? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। दोनों एक ये दिन में मैंने ठीक कर 14 दूंगा। साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है। बिल्कुल तो ठीक। फिर क्या करें? इसका क्या जवाब है आपके पास? और दूसरी बात एक और है मुजाहिद के, अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि उनकी, हमारा जो सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो होता है पैसा, कि पैसा कैसे जो है ना हमने लेना। इन लोगों को ना वो समझते हैं कि जो बोर्ड ने हमें पैसा देना है ना, हम इससे कहीं ज्यादा पैसा बाहर कमा रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता कि हम कौम की खिदमत करें। नहीं, खिदमत में और डिलीवर में बहुत फर्क है। हम क्या करते हैं, 15 दिन जान से काम करते हैं, उसके बाद दूसरों का जो वर्किंग स्टाइल है उसको देख के हमारी बॉडी भी खुश हो जाती है कि यार हम राइट और रॉन्ग इमरान। राइट, ऐसे आप देखते हैं आप आते तो बड़े तगड़े विजन के साथ है, जब आपको काम ही नहीं करने दिया हाँ, तो कहते हैं जाता, यार- आप अपनी प्रेजेंटेशन सामने रखते हैं तो कहते हैं अच्छा मुझे देखते हैं यार, आप जरा अभी जो वो आपका पंजाबी प्लान है पहले जो- वो करो, पंजाबी पहले जो- आप एडजस्ट करो, हाँ। जरा देखो माहौल को। जितनी देर में मुजाहिद भाई ने माहौल संभालना है उतनी देर में चेयरमैन भी बदल जाना है, तो मुजाहिद भाई का भी नहीं पता चलना। ऐसे ही मुजाहिद भाई एक दलीप कुमार की एक मूवी थी कर्मा, तो वो ना अपने अपोजिशन से लड़ने जाते हैं, तो उस लड़ाई से पहले उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। दिलीप कुमार कहता है पहले दुश्मन की चाल देखो फिर उसकी ढाल देखो, तो अनिल कपूर कहता है इतने में साला अगला गोली मार देगा। तो मैंने तो ऐसे ही देखा पिछले 14 साल में क्रिकेट बोर्ड में कि कोई काम करने लगता ही है तो जनाब आगे से बड़े साहब कहते हैं जनाब आप जाएं, मेरा कोई और आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मॉडर्न कहते हैं ना स्ट्राइकर, अभी लगाया ना इसने, मैं कहता हूँ रजाक से जाके पूछो स्ट्राइकर का मतलब क्या है। ये हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मतलब सही नहीं है। अच्छा अब ये बताओ यार, कल- तो आपका टूर्नामेंट भी खत्म हो गया या आपके पास अभी चैंपियन ट्रॉफी बाकी है? पाकिस्तानियों का की तो चैंपियन ट्रॉफी खत्म। नहीं वो तो ऑब्वियसली राणा साहब, ये तो ऐसा सवाल है कसम से मैं कह रहा हूँ कि इसका मेरे पास जवाब ही नहीं है। क्योंकि आप देखें, याद है आपको मैंने क्या कहा था, आप इस चीज को नहीं मानते थे। मैं आपको कह रहा था कि जो न्यूजीलैंड का मैच है वो एक मैच नहीं 3 मैच है। अगर पहला मैच हार गए तो आप इंडिया को बीट नहीं कर सकोगे। अच्छा, बांग्लादेश के हवाले से क्या कहते हैं? बांग्लादेश के साथ खेलना हमने यार देखो, जिस तरह की पाकिस्तान की जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है उसको देख के तो कोई भी कहेगा यार हम इसको गिरा सकते हैं। या तो क्लोज मैच हारे होते, फाइट नजर आ रही होती तो हम कहते कि नहीं यार बांग्लादेश को हम तो कह सकते हैं भाई क्या बांग्लादेश के स्पिनर बहुत तगड़े हैं। बांग्लादेश के पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस भी रहे हैं। मैं ख्याल हमारा मैच पिंडी हाँ, पिंडी उनका में ही है मुराद ना, बुलंद है। और वो पिंडी में ही मैच है और पिंडी में 2 टेस्ट हरा के गए और वो। दोपहर को इमरान बुच्चा साहब कह रहे थे कि अल्लाह करे कि ओदे को भी आ जाए। यार मेरी बात सुन, बुच्चा की क्या यार, किसकी बात कर रहे हैं यार? बात करो बैठ के जो क्रिकेट की लॉजिकली टेक्निकलिटी को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, साइंस को समझते हैं। ये कहते हैं, मेरी बुढ़ी भी कह रही थी बड़ी आसानी ना आज इंडिया ने भेजा ना, मैं कहते सारे पता वो कोई बकरी गल कर, लॉजिक ना गल कर। अच्छा जैद भाई बताए फिर अब आज आपने बैटिंग देखी है? बिल्कुल देखिए, दोनों टीमों का पूरा मैच देखा यार। चले आप क्या प्रोजेक्ट करते हैं? अगर आप बता दें पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा? एक जुमले में देखिए पाकिस्तान के जीतने के चांसेस जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुजाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रनर साहब आप बताएं। यार ये मैच जाहिर है कि एक प्रेशर मैच तो होगा कि अगर हम इससे भी हार गए तो फिर तो हमारे मुंह पे स्याही और मली जाएगी। लिहाजा ये है कि बस ये मैच होगा और हम शायद इसको एंजॉय ना करें। ओके नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है और इंशाल्लाह कल तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।